हेलो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NISM का चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स। गाइस जिसने भी प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो को वॉच नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो जा कर के वॉच करें, क्योंकि उसमें सारा का सारा बेसिक है। और अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप आगे के चैप्टर समझ नहीं पाएंगे। और चैप्टर नंबर 3 से ही बेसिकली जो है एडवांस लेवल स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने पीछे की वीडियो को अच्छे से नहीं समझा या उसको वॉच नहीं किया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और उसको बार बार देखें, उसको बार बार सुनें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट में चीज़ क्या है। अगर आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आगे के जो चैप्टर हैं वो अपने आप ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। 3.1 इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। मैंने आपको पहले भी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में डिफरेंस बताया हुआ है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वो जो कि बेसिकली ओवर द काउंटर होते हैं, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो जो थ्रू रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो उसने इसी चीज़ को दोबारा से यहाँ रिपीट किया हुआ है। देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल an assets of a specific date in a future at the term decided today. Forwards are widely used in commodity, foreign exchange, equity and interest rate market. वही पीछे वाली डेफिनेशन फिर से इन्होंने रिपीट कर दी है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर कॉमोडिटीज़ में होते हैं, इक्विटीज़ में तो होते ही नहीं है। ठीक है, बस इन्होंने लिख रखा है तो आप देख लीजिए। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जनरली वो फॉरेन एक्सचेंज में होंगे, कॉमोडिटीज़ में होंगे, इक्विटीज़ में नहीं होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल व्हाट इज द बेसिक difference between cash market and forwards. Assume on March 9/18 you want to purchase gold from a goldsmith. The market price of gold on March 9, 2018 was 30,425 for 10 gram gold. ठीक है, and goldsmith agree to sell you gold at a market price. तो गाइस क्या कह रहा है एग्जांपल, मैं 9 मार्च 2018 को गोल्ड परचेज करना चाहता हूँ 10 ग्राम। ठीक है, उस समय मार्केट का जो भाव चल रहा है वो चल रहा है 30,425। ठीक है, मार्केट का भाव चल रहा है 30,425 और वो आगे क्या कह रहा है, यू हैव टू पे ₹30,425 फॉर 10 ग्राम गोल्ड एंड टू गोल्ड। दिस इज अ कैश मार्केट ट्रांजैक्शन एट अ प्राइस इन द केस 30,425 रेफरेंस एज अ स्पॉट प्राइस। ठीक है, तो बेसिकली अब तक उसने ये कहा है कि मैं गोल्ड आज की डेट में अगर परचेज करूँ यानी कि 9 मार्च को, तो मेरे को जो भाव लगेगा प्रति 10 ग्राम का, अभी तो बहुत ज़्यादा है 10 ग्राम का, ये पहले का है, तो 30,425 मुझे पे करना होगा एट द टाइम मतलब स्पॉट करंट मार्केट कह लो या स्पॉट प्राइस कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब आगे के एग्जांपल में वो कहता है नाउ सपोज यू डो नॉट वांट टू बाय अ गोल्ड ऑन 9th 2018 बट ओनली आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, यानी कि वही कह रहा है कि मैं अभी गोल्ड नहीं परचेज कर रहा, मैं परचेज करना चाहता हूँ 1 महीने बाद, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आज ही का भाव पे फिक्स कर लूँ गोल्ड को। फ्यूचर में भाव चाहे कुछ भी हो, पर मैं आज के भाव पे गोल्ड को फिक्स करना चाहता हूँ। तो बेसिकली यही तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था कि दो पार्टीज आमने सामने बैठती हैं और फ्यूचर के एक डेट में फिक्स कर लेती हैं कि मैं एक फिक्स डेट पे आपको इतना कैश दूंगा और बदले में आप मुझे गोल्ड देंगे या जो भी सिल्वर कमोडिटी जो मैंने फिक्स करी होगी वो देंगे, उसके बदले में
जो पैसा होगा वो हम आपको तभी देंगे, लेकिन अभी जो है मैं आपको थोड़ा सा एडवांस पे कर दूंगा। बेसिकली गाइस ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं ये आज भी होते हैं, लेकिन छोटी सिटीज़ में ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। बड़ी सिटीज़ में ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कम देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आगे एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है नाउ सपोज you do not want to buy gold on 9th March 2018, but after 1 month goldsmith quote you price rupees 30,450 for 10 gram gold, 10 grams of gold. You agree to the future price for 10 gram of gold and go away. Here in the example you have to bought forward or you are long forward, ठीक है। अच्छा जी, जब भी गाइस हम किसी भी सौदे में बायर होते हैं, किसी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं बायर हूँ तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉरवर्ड। और अगर हम किसी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम अगर सेल पोजीशन में बैठे, यानी कि मैं कहूँ कि आप मेरे से गोल्ड जो है 1 महीने बाद पैसे इतने और बदले में मैं आपको गोल्ड दूंगा, तो वो सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस केस में मैं बाय कर रहा हूँ तो बाय के लिए बोलेगा लॉन्ग फॉरवर्ड, और अगर मैं सेल पोजीशन पे बैठा हूँ तो वो कहेगा सेल फॉरवर्ड, यानी कि शॉर्ट फॉरवर्ड कहेगा, ठीक है। वेयर एज द गोल्ड स्मिथ हैज़ सोल्ड फॉरवर्ड और शॉर्ट फॉरवर्ड, ठीक है। देयरफॉर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी और गोल्ड एट द पॉइंट ऑफ टाइम। आज कुछ नहीं होगा, जो भी होगा आफ्टर 1 मंथ होगा, ठीक है। आफ्टर 1 मंथ यू केम बैक टू द गोल्ड स्मिथ एंड पे हिम 3,450 एंड कलेक्ट योर गोल्ड। तो यही हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसने समझा दिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं आज का भाव क्या चल रहा है 30,425, हमने गोल्ड स्मिथ से 1 महीने बाद गोल्ड लूँगा 10 ग्राम, किस भाव पे 30,425, लेकिन मैं उसको जो है पे कितना करूँगा, मैं पे कितना करूँगा 30,450, यानी कि 25 रुपये फालतू पे करूँगा। लेकिन कम से कम मैं आज टेंशन फ्री हो गया कि 1 महीने बाद मेरे को चलो भैया 10 ग्राम गोल्ड मिलेगा और 30,450 मुझे पे करना है, ठीक है। इसी का नाम क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसने एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझाया हुआ है, ठीक है। दिस इज द फॉरवर्ड where both the parties are obliged to go through with the contract irrespective of the value of the underlying asset at the point of delivery। फ्यूचर में उस एसेट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर भाव फिक्स कर दिया हमने तो वही चलेगा, दैट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये हम एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं। एसेंशियली फीचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये भी हमने पहले पढ़ चुका है कि इसके अंदर 2 पार्टीज़ होती हैं, टर्म एंड कंडीशन जो होती हैं वो टेलर मेड होती हैं, सेटलमेंट जो होगी वो कब होगी, जब हमारी डेट जो भी हमने स्पेसिफाई करी होगी उस सेटलमेंट में सामने वाला एक बायर होगा और एक सेलर होगा। बायर जो है कुछ बाय करेगा और सेलर जो है कुछ सेल करेगा। इस एग्जाम्पल में जो बायर है वो मैं हूँ, मैं 10 ग्राम गोल्ड बाय कर रहा हूँ और सामने वाला क्या है वो 10 ग्राम गोल्ड सेल कर रहा है, ठीक है। तो यही लिखा है इसमें, all term of the contract price like quantity, quality of underlying delivery terms and place settlement procedure etc are fixed on the day enter into a contract। ये सारी बातें तभी फिक्स हो जाएंगी जिस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, या जिस दिन हमारा फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट हमने फेस टू फेस बेस के फिक्स किया है। इन द अदर वर्ड फॉरवर्ड और ये हम पहले सब पढ़ चुके हैं, जस्ट दोबारा से रिपीट कर रहे हैं ये। इन द अदर वर्ड्स फॉरवर्ड्स आर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट over the counter transaction where the term of the contract such as price, quantity, qualities, times and space are negotiated between 2 parties of the contract। any alteration in the term of contract is possible। मतलब अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपस में बात कर लेंगे ना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में डेट डाली कि भाई मुझे 25 को इतना चाहिए, कहूँगा भाई 25 को नहीं यार, एक काम करिए 28 को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम चेंज कर सकते हैं। देयर आर नेगोशिएबल बिटवीन टू द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। एनी ऑल्ट्रेशन इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल इफ बोथ द पार्टीज एग्री। मैंने कहा अगर बोथ द पार्टीज एग्री होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट ओके है म्यूचुअल कंसेंट से, अगर नहीं हो रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू
वॉइड हो जाएगा या वो नलीफाई हो जाएगा, और उसमें जो है कहीं ना कहीं लीगल चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अगर एक भी पार्टी ने, वो एक अलग मैटर है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर दोनों पार्टीज एग्री हैं तो ओके। कॉरपोरेशन, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस extensively use over-the-counter transaction to meet their specific requirement. The essential idea of entering into a forward contract is to fix the price. मतलब बेसिकली तो मुझे प्राइस ही फिक्स करना है ना, मैं अपने रिस्क को ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है ना। Thus, by the enter into a forward, one is ensured to the price at which can one buy or sell an underlying asset, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा है, in the above mentioned example, if on 9th April 2018 the gold rate is 30,500 in the cash market, the forward contract becomes favorable to you because you can then purchase a gold of 30,450 under the contract and sell a cash 30,500. 10-50 रुपीज़ इज योर प्रॉफिट। और मतलब यही कह रहा है कि अगर समझ लीजिए कि अगर फ्यूचर में उस डेट पे अगर जिस रेट से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे ऊपर का प्राइस स्पॉट पे चल रहा है तो आप तो प्रॉफिटेबल हो गए, वही समझा रहा है। सपोज़ अगर आपने उस डेट पे 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया है और कैश मार्केट में करंट मार्केट प्राइस वो इसमें 120 चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आपके पास तो 100 का आएगा, 100 का लोगे आप और करंट मार्केट में 120 का बेच दोगे, 20 रुपये इज़ योर प्रॉफिट। वहीं अगर वो 80 का हो गया तो 20 रुपये इज़ योर लॉस। वो ये यहाँ पे आपको बता रहा है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इंडिया में ऐसा बहुत होता है, कहीं समझ लीजिए कि 2 महीने बाद हमारे घर में मैरिज है और हमें गोल्ड की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे पता है कि मेरा 5 लाख रुपए का बजट है जिसके लिए मैं ज्वेलरी परचेज़ करना चाहता हूँ। टाइम अभी 6 महीने का है, लेकिन मुझे टेंशन है कि अभी तो मेरा बजट 5 लाख है और 5 लाख के अकॉर्डिंग जो आज गोल्ड का प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं सूटेबल हूँ। लेकिन अगर इन फ्यूचर ये प्राइस ऊपर नीचे होगा तो या तो मेरा बजट बिगड़ जाएगा, अगर ऊपर गया तो मेरा बजट बिगड़ जाएगा और नीचे गया तो कोई बात नहीं, बट मैं क्यों रिस्क लूँगा या 5 महीने बाद मैं क्यों रिस्क लूँगा। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, आज की डेट पर ही किसी गोल्ड वाले के पास जाऊँगा, कहूँगा भाई देखो ऐसा है, मेरे को ऐसे 5 लाख रुपीज़ की ज्वेलरी बनवानी है, और बट कंडीशन ये है कि आप जो गोल्ड का प्राइस है वो आज के भाव पे फिक्स कर लीजिए। कर लेते हैं ज्वेलर्स, तो ज्वेलर आपसे थोड़ा एडवांस लेगा और आप उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ ऐड हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा बहुत होता है इंडिया में, और इसी चीज़ का नाम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। और जब पर्टिकुलर 6 महीने बाद वो डेट आएगी तो आप उसको जिस प्राइस पे आपका गोल्ड रेट फिक्स हुआ था आप वो उसको पे करोगे, बदले में वो आपको ज्वेलरी दे देगा। अब उस समय अगर मान लीजिए गोल्ड का भाव और ऊपर चला गया तो आपके लिए बेनिफिट है, आपने तो सस्ते में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, और वहीं अगर नीचे चला गया तो आपके लिए लॉस है। लॉस भी क्या है, आपने अपने आप को मतलब पहले से प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है इंडियन मार्केट में। अब हम बात करते हैं मेजॉरिटी लिमिट ऑफ फॉरवर्ड्स। एक होता है गाइस लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है आप मुझे बताएं। लिक्विडिटी रिस्क क्या है भैया, मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, भैया मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट किया था, सपोज़ कीजिए मैंने 1 किलो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और 1 महीने बाद का, और 1 महीने बाद ज्वेलर कहता भैया मेरे पे तो 1 किलो गोल्ड है ही नहीं, सॉरी। तो ये क्या है, लिक्विडिटी रिस्क। या फिर जो गोल्ड खरीदने वाला है उसके पास पैसे नहीं है, उसने तो एडवांस ही दिया है, तो इस टाइप के रिस्क फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। दूसरा देखते हैं हम काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या है, काउंटर पार्टी रिस्क में होता है कि सामने वाला है और या फिर मैं हूँ, दोनों के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कल को मान लीजिए 1 किलो गोल्ड का अगर हमने सौदा किया है, सामने वाला कहे जी मैंने तो बिजनेस बंद कर दिया, सॉरी मैं तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी एडवांस मनी फॉरफिट हो जाएगी, है।
ये रिस्क बना रहता है, तो आप तो फंस गए ना। आप तो जो सोचे बैठे थे 6 महीने बाद, हाँ भाई हाँ मेरी शादी है, मेरी ज्वेलरी है, वो बनेगी, है ना, तो आप तो फंस गए। तो इस तरह के काउंटर पार्टी रिस्क भी इसमें बन रहते हैं। या फिर मान लीजिए दोनों में से कोई एक, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ डेथ हो सकती है, किसी का बिजनेस बंद हो सकता है, कोई दिवाली हो सकता है, तो काउंटर पार्टी रिस्क इसमें बना रहता है। तीस ठीक है, तो दो तरह के रिस्क इसमें रहते हैं। उसके बाद हम आएंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे। एक बार गाइस फिर भी रीड कर लेते हैं। रीड करने से क्या रहता है, मन को तसल्ली रहती है कि यहाँ पे कुछ छोड़ा नहीं है। आइए, लिक्विडिटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू बाय और सेल द डिजायर क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइन एसेट। हो गया ना, किस चीज़ का रिस्क है कि अंडरलाइन एसेट का, जो डिजायर क्वांटिटी या जो डिजायर क्वालिटी मैं चाहता हूँ वो मुझे मेरे फॉरवर्ड डेट पर मिलेगी या नहीं। क्यों? क्योंकि एज फॉरवर्ड आर टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर अकॉर्डिंगली to the specific requirement of the parties and other market participants may not be interested in this contract. सपोज क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है मैं ज्वेलर के पास गया, मैंने कहा भाई ऐसा है जी 6 महीने बाद मेरी ऐसी ऐसी मैरिज है और आप मेरे को ऐसी ज्वेलरी बना के दे दीजिए जिसके आज के प्राइस के हिसाब से 5 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी। ठीक है ना, सपोज ज्वेलर ने बना दिया, ज्वेलर ने वो ज्वेलरी बना दी। अब वो ज्वेलर ने जो ज्वेलरी बनाई है खास आपके लिए बनाई है, और आप अगर मान लीजिए 5 महीने बाद उसे मना कर देते हैं, भाई मैं तो नहीं ले रहा, मैं तो नहीं ले रहा, तो वो तो आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसने ज्वेलरी बनाई, अब वो किसी और को तो नहीं दे सकता। आप ही के लिए वो सेलर है, आप ही उसके सेलर हो, और किसी को तो वो बेचेगा नहीं ना, तो उसको तो लॉस हो गया, उसको तो बेकार में फिर वो गोल्ड दोबारा से मेल्ट करना पड़ेगा और उसको गोल्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वो यही कह रहा है कि जो अदर पार्टिसिपेंट होंगे मार्केट के, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या हुआ है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो एक बंदे का लॉस डेफिनेटली है, मार्केट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट है और एक बायर और एक सेलर के बीच में हुए, इसलिए इसको बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। ठीक है, उसके बाद गाइस इसमें आते हैं हम, फॉरवर्ड्स आर नॉट लिस्टेड एंड नॉट ट्रेडेड, हमने पहले ही बता दिया है, इन दी एक्सचेंज विच मेक इट डिफिकल्टी फॉर द अदर मार्केट पार्टिसिपेंट टू ईज एक्सेस दिस कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। तो ठीक है, हमें पता ही है, एक ही बात को अलग लैंग्वेज में बोल रहा है। द टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज क्रिएट्स इलिक्विडिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वही बात रिपीट कर रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पार्टीज टू एग्जिट फ्रॉम द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटीज। ठीक है, भैया एक बार अगर आप किसी के साथ, भैया आपने एग्रीमेंट कर लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का और म्यूचुअल कंसेंट नहीं है और उसमें आप चेंजेस करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को तो उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी बदलाव हुआ अनफेवरेबल। तो वो यही कह रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पार्टीज टू एग्जिट, बड़ी डिफिकल्ट हो जाता है एग्जिट करना बिफोर द मैच्योरिटी। हाँ, सब कुछ सही हो जाए मैच्योरिटी की डेट पर, हाँ आपने उसको ज्वेलरी दे दी और बदले में उसने 5 लाख दे दिया, दैट इज़ ओके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, अब आते हैं गाइस काउंटर पार्टी रिस्क पे। काउंटर पार्टी रिस्क इज द रिस्क ऑफ एन इकोनॉमिक लॉस और फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी टू फुलफिल इट कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन। सामने वाला भैया इंसान ही तो है, ठीक है ना, तो वो चाहे तो किसी भी तरह से उसकी तरफ से कुछ भी चीज़ें रिस्क बना रह सकता है, ऐसी आपकी तरफ से कुछ भी रिस्क बना रह सकता है, तो दिस इज द काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी एंटर इनटू अ बायलैटरल एग्रीमेंट वेयर ए विल परचेज 100 kg ऑफ राइस एट 20 per kg फ्रॉम बी आफ्टर 6 months। ओके जी, पक्का जी पक्का, 100 किलो राइस का सौदा हुआ, क्वांटिटी कितनी है 100 किलो, और रेट क्या फिक्स हुआ है 20 रुपये, और टाइम क्या आफ्टर 6 months। अब देखते हैं जी इसमें क्या दिक्कत आती है। हेयर A is a counterparty to B and vice versa. Okay, after 6 months. Okay, if price of a rice is rupees 30 in the market, then B may forego his obligation to deliver 100 kg of rice at 20 rupees to A similarly। ठीक है, वही कह रहा है कि आफ्टर 6 month अगर जो राइस का प्राइस है वो 20 के बजाय 30 हो जाए,
तो कहीं ना कहीं एक को तो दुखेगा ना, दिल में दर्द होगा ना, हाय 20 का भाव था, मैंने कर दिया और अब तो 30 का भाव चल रहा है, चलो जी चलो भाग जाओ। तो ये काउंटर पार्टी रिस्क आ गया। ऐसी सिमिलरली भी अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे भाव 15 रुपये पहुंच गया तो बी भाग जाएगा। बी कहेगा भैया मैं ना लेता, तेरे से कॉन्ट्रैक्ट लेने के लेऊंगा, इससे बढ़िया ये नहीं मैं 15 रुपये मार्केट में से माल उठा लूँ। ठीक है ना, तो ये रिस्क बना रहेगा। वही आगे उसने 15 रुपये की बात करी है। अब आगे पढ़ते हैं। इन एडिशन टू द लिक्विडिटी एंड काउंटर पार्टी रिस्क देयर आर सेवरल इशू लाइक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सेटलमेंट complications at it to be done directly between the contract parties. Simple solution of this issue lies bringing this contract to centralized trading platform. It is that future contract do. क्या बोला गया कि इन सभी दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए, इन सभी रिस्क को ख़त्म करने के लिए जो मार्केट में आया उसको बोला गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, जिससे ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो कौन, जो ओवर द काउंटर नहीं होते, जिसको एक पर्टिकुलर एक्सचेंज ट्रेड कराता है। ठीक है ना, और जिसके रूल एंड रेगुलेशन सारे पहले से ही प्री डिफाइन होते हैं, वो टेलर मेड नहीं होते। हम इसके बारे में पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनेटली उसने इन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिपीट किया होगा, लेकिन एक बार हम पढ़ लेते हैं। फ्यूचर मार्केट वर इन्वॉल्व टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड्स। आ गया ना, फॉरवर्ड की सारी दिक्कत दूर कर दी किसने, फ्यूचर्स ने। अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट made through an organized exchange to buy and sell a fixed amount of a commodity or a financial assets on a future date at an agreed price. ठीक है, सेम चीज़ है। Simply, futures are standardized forward contracts that are traded on a exchange. The clear corporation association with the exchange guarantee settlement of these trade. कौन गारंटी लेता है भैया, अगर मान लो ए और बी इन दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट नहीं करेगा, इसकी गारंटी किसने ले रखी है, कॉरपोरेशन एसोसिएशन, क्लियरिंग कॉरपोरेशन एसोसिएटेड ने, मतलब सेबी ने ले रखी है कहीं ना कहीं, मैं आपको इनडायरेक्टली बोलूँ तो। ठीक है, क्योंकि जब आप, अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि जब आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर लेते हो, चाहे वो बाय पोजीशन में हो या सेल पोजीशन में हो, तो सेबी आपसे मार्जिन लेता है। इसके बारे में तो वो मार्जिन इतना का रूल ऐसा बढ़िया है कि आप चाहें भी तो डिफ़ॉल्ट नहीं कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट का मतलब रिस्क इज़ ज़ीरो। इस काउंटर पार्टी रिस्क नहीं हो सकता फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ए ट्रेड हु बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेक्स अ लॉन्ग पोजीशन एंड द वन हु सेल फ्यूचर्स एंड टेक अ शॉर्ट पोजीशन। मैंने आपको बताया, अगर मैंने किसी फ्यूचर को बाय किया है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय पोजीशन ली है या लॉन्ग पोजीशन ली है। ऐसे अगर मैंने किसी फ्यूचर को सेल किया है तो मैंने उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेल पोजीशन ली है या शॉर्ट पोजीशन ली है। आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है इन द एग्ज़ाम कि सेल और शॉर्ट एक होता है, बाय और लॉन्ग एक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला एग्जामिनर आपको इन दोनों वर्ड में। ऐसे ही अगर मैं राइटर बोलूं और सेलर बोलूं तो एक ही बात होती है। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको फंसाता है। इन दी अदर वर्ड, बाय एंड सेल आर figurative only because no money or underlying assets change hand between buy and sell when the deal is signed. ठीक है, अब फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम देखते हैं। फीचर्स क्या हैं, क्या फीचर्स हैं जो हम पहले ही डिस्कस हमने कर रखे हैं। कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, इजी ट्रेडेबल है, मैं बिना पढ़े आपको बता रहा हूँ, इजी ट्रेडेबल है, क्वांटिटी क्वालिटी फिक्स है, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, डेट फिक्स है, पैसा फिक्स है। मतलब वो सारी गंदी बातें जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया, उनको सुधार कर दिया गया, वही इसकी फीचर्स हैं। पढ़ लेते हैं। इन फ्यूचर मार्केट एक्सचेंज डिसाइडेड ऑल द, कौन एक्सचेंज करेगा, सबको डिसाइडेड, आप और हम नहीं करेंगे। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट टर्म
of the contract and other than price. Accordingly, future contract have following features. First, contract between two parties through exchange. ठीक है ना, बीच में कौन आ गई? एक्सचेंज. एक्सचेंज क्यों आई है? ठीक है भैया, आप बायर हो और आप सेलर हो, लेकिन चलेगी तुम्हारी नहीं, चलेगी किसकी? एक्सचेंज की. जब भी तो सेफ है ये. ठीक है ना. सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कहीं पे भी कर सकते हो, किसी के साथ भी कर सकते हो. ठीक है ना. प्राइस डिस्कवर थ्रू फ्री इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर. दुनिया भर के बायर है, दुनिया भर के सेलर है, और सबको वो भाव दिख रहा है, किस भाव पे बाय हो रहा है, किस भाव पे सेल हो रहा है. ठीक है ना. क्वांटिटी डिसाइड है, क्वालिटी डिसाइडेड है, सब कुछ डिसाइडेड है. लेकिन जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार वो एडवांस आपसे सामने वाली पार्टी ले लेगी, लेकिन जो फ्यूचर्स है उसमें आपको मार्जिन पे करना होता है. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे.